नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है हिंदू नववर्ष, जो हमें ज्ञात है कि प्रत्येक वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की सिग्निफिकेंस क्या है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो सबसे पहले हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि हम हिंदू कैलेंडर को, हिंदू पंचांग को लूनी सोलर पंचांग के नाम से जानते हैं। लूनी सोलर शब्द को समझते हैं। लूनी मीन्स लूनर, जो चंद्रमा से संबंधित है, और सोलर मीन्स जो सूर्य से संबंधित है। इसका मतलब जो हमारा पंचांग है, जो हमारा नव वर्ष की गणना है, वह गणना हमने चांद और सूरज, इन दोनों को ध्यान में रखकर की गई है। ना ही केवल इन दोनों को ध्यान में रखकर, बल्कि जो हमारे अर्थ की जो धुरी पर झुकाव है, जो अर्थ की स्वयं की गति है, जो अर्थ की जो विभिन्न नक्षत्र हैं उनके परिप्रेक्ष्य में जो अर्थ का की घूर्णन गति है, इन सब जितनी भी कॉस्मिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हमें केंद्र में रखकर उन सब की गणना करने के पश्चात हम इस पंचांग पर पहुँचे हैं। और तब हमने निश्चित किया कि शुक्ल प्रतिपदा को हमें हमारे नववर्ष का उत्सव मनाना चाहिए। हम इसको सिस्टमैटिकली एक एक स्टेप करके समझेंगे कि यह इतना वैज्ञानिक क्यों है, यह इतना सिग्निफिकेंट क्यों है ह्यूमन बीइंग के लिए, हमारे लिए, हमारे मानव अस्तित्व के लिए। अब स्टेप बाय स्टेप एक एक पक्ष को समझते हुए यह देखते हैं कि यह वैज्ञानिक है तो कैसे। तो सबसे पहले जब हम हिंदू पंचांग की बात करते हैं तो इसकी गणना का जो आधार है वह एक जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, इस शब्द को समझते हैं। इसका मतलब यह है कि जब हम पृथ्वी की सरफेस पर हैं, हम मनुष्य हैं, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड है, सूर्य है, चंद्र है, और पृथ्वी सूर्य के चक्कर काट रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर काट रहा है, ये सब सही है। लेकिन जब हम पृथ्वी की सतह से ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम सेंटर में हैं। जब हम खुद को सेंटर में मान के पूरे ब्रह्मांड की गति का विश्लेषण करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तो उसे जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है। यानी हम खुद को केंद्र में रखकर फिर देखेंगे कि जो बाकी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, जो आकाशीय पिंड हैं, वो किस तरीके से गतिमान है। इसे जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये हमें सेंटर में रखकर गणना की जाती है। तो अब बात करते हैं एक एक बिंदु पर, कैसे एक एक पक्ष को ध्यान में रखकर हिंदू पंचांग की रचना की गई है। सबसे पहले हिंदू पंचांग 9 मेजर्स ऑफ टाइम को कैलकुलेट करके बनाया गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 9 मेजर्स को कैलकुलेट किया गया है, 9 आधारों को सम्मिलित किया गया है, जो हैं ब्रह्मा, दिव्य, पितृ, प्रजापत्य, गुरौर, सूर्य, सावन, चंद्र एंड नक्षत्र। इनमें से हम जिन पे अभी चर्चा करेंगे, जिन्हें हम डिटेल में समझेंगे, वह है सौर्य, चंद्र और नक्षत्र। क्योंकि जो बाकी विषय हैं वो भी बहुत गूढ़ हैं, कठिन हैं, किंतु यदि हम इन 3 को भी समझ लें, सौर्य, चंद्र और नक्षत्र को, तो हमें हमारे पंचांग के पीछे का विज्ञान समझ में आ जाएगा। उसके पीछे की जो वैज्ञानिक अवधारणा है, जो सिग्निफिकेंस है, कैसे वह हमें, हमारी फिजियोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करता है, हमें वह समझ में आ जाएगा। हमारे लिए वो क्यों महत्वपूर्ण है, यह समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक शब्द को समझते हैं, जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। जियोसेंट्रिक मॉडल क्या है? जो हमारा पंचांग है, हिंदू पंचांग, वो जियोसेंट्रिक मॉडल पे काम करता है। जियोसेंट्रिक मॉडल में हम पृथ्वी के केंद्र में रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर रहने वाला मनुष्य ब्रह्मांड का केंद्र है। ऐसे आप देखें ब्रह्मांड को, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और इन सब के साथ सूर्य भी कहीं किसी का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब हम जियोसेंट्रिक मॉडल की बात करते हैं तो केंद्र में सूर्य या चंद्रमा या कोई और चीज़ नहीं है, केंद्र में है स्वयं मनुष्य, जो पृथ्वी की सतह पर है। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम हमारी दृष्टि से ब्रह्मांड को देखेंगे, तो हम जब पृथ्वी की सरफेस पर हैं और अब हम गणना देखेंगे कि चंद्र की गणना कैसी है, सूर्य की गणना कैसी है। भले ही हम सूर्य के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन जब हम सरफेस पे खड़े होकर देखते हैं तो हमें सूर्य ही घूमता हुआ दिखाई देता है। इसे जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम कहा जाता है, जब हम सरफेस पर स्थित जो मनुष्य है उसको केंद्र में रखकर इन गणनाओं को समझा जाता है। तो आइए एक छोटे से वीडियो से समझते हैं जियोसेंट्रिक मॉडल की अवधारणा को। जो देख रहे हैं केंद्र में ये पृथ्वी है, ये हम हैं। पृथ्वी की सरफेस को केंद्र माना गया है, पृथ्वी के केंद्र को नहीं। और इसी केंद्र के परिप्रेक्ष्य में हम पूरे ब्रह्मांड की गति की गणना करेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, सूर्य है, और अब
केंद्र में, खुद ही को केंद्र में रखकर हमने इसकी गणना करी कि किस तरीके से इसका मूवमेंट हो रहा है। ये आपको समझाने के लिए इस तरीके से एंगल बनाया गया है। ये देखिए वापस सीधा हो गया। ये हम जो दिन रात समझते हैं ये वह है। अभी रात आ गई, ये वापस दिन आ गया। जैसे हमने स्वयं को केंद्र में माना। दिस इज द जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। देख पा रहे हैं, यही गति रहती है, इसी तरीके से दिन रात होते हैं। तो ये हमने यहाँ केवल एक शब्द समझा, जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। इसको हमने यहाँ इसलिए समझा क्योंकि यही आधार है आगे की गणनाओं का। अब हम बात करते हैं चंद्रमान की। हमने कहा था कि हम 3 जो उसके एस्पेक्ट्स हैं 9 मेजर्स ऑफ टाइम में से जो 3 हैं उसको डिटेल में समझेंगे। तो पहला है चंद्रमान। चंद्रमान शब्द को यदि समझें तो इट डिफाइंस द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ। इसके भी 2 भाग हैं, एक तो चंद्रमास और एक पक्ष। तो पहले पक्ष को समझते हैं। पक्ष इज द टाइम टेकन बाय मून टू मूव फ्रॉम अमावस्या टू पूर्णिमा। जब हम देखते हैं कि जैसे अमावस्या आई, उसके बाद प्रतिपदा आई, तो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक जो 15 दिन का पखवाड़ा हम जैसे हिंदी में कहते हैं, वह एक पक्ष है। दैट इज अ पार्ट। मून का आधा जर्नी है। फिर वापस पूर्णिमा से अमावस्या तक दूसरा पक्ष हो जाएगा। इसे हम वैक्सिंग मून और वेनिंग मून के नाम से समझते हैं, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के माध्यम से हमारे कैलेंडर में, हिंदू पंचांग में इंगित किया जाता है। So during a paksh, moon advanced to 180 degree with the respect of earth sun axis. जो एक पक्ष है, जैसे एक पूरा घेरा 360 डिग्री का होता है और पक्ष 15 दिवस का हुआ, तो जब 15 दिवस मून मूव करेगा सूर्य और अर्थ को एक्सिस मानते हुए 180 डिग्री, दैट इज वन पक्ष। और जब पुनः उस सर्किल को पूरा करेगा, दैट इज अनादर पक्ष। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिलकर 360 डिग्री की कैलकुलेशन होती है। यह है पक्ष की कैलकुलेशन, जिसे हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से पुनः समझते हैं। ये वीडियो है आपके सामने, ये सब नेट पर उपलब्ध है और नेट से लिया गया है ताकि इस जो कैलकुलेशन है इसको बहुत आसानी से समझा सके। आप देखेंगे सूर्य है, चंद्र है, केंद्र में पृथ्वी है, और जब अब ये जो मून मूव कर रहा है तो देखिए बढ़ता चला जा रहा है। ये वैक्सिंग फेज है, ये एक पक्ष चेंज होगा। अभी जैसे ही इस 180 डिग्री वाली लाइन पे यहाँ आया, ये वेनिंग फेज शुरू हो जाए, पूर्णिमा आ गई और अब ये वेनिंग फेज शुरू हो जाएगा। ये दूसरा पक्ष पार, देखिए। तो इस वीडियो से हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि कैसे पृथ्वी को केंद्र में मानकर हमने चंद्रमा की गति को कैलकुलेट किया। ये कृष्ण पक्ष चल रहा है और अब जब मून यहाँ पहुंचेगा तो अमावस्या आ जाएगी। जो चंद्र आप देख पा रहे होंगे, चंद्र लिखा है, जैसे यहाँ सूर्य के पास यहाँ पहुंचा, ये अमावस्या आ गई। ये 2 पक्ष हुए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। और अब हम बात करेंगे चंद्रमास की। Chandramas is the time taken by moon to move from new moon to next new moon और from full moon to next full moon। यानी कि जो पहले 180 डिग्री का आधा चक्कर था, फिर 15 दिन का पक्ष था, जब वह पूरा पक्ष हो जाएगा, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, तो वह एक चंद्रमास बन जाएगा। During a Chandramas synodic period, the moon advanced 360 degree with the respect of Earth-Sun axis। और इस चंद्रमास को साइनोडिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय में जो चंद्रमा है वो सन अर्थ की एक्सिस के हिसाब से 360 डिग्री का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं। देखिए वापस आपके सामने ये मूवमेंट है। अब आप देखेंगे कैसे एक एक महीना हम कवर करते चलेंगे, कैसे हमारी महीनों की गणना की जाती है, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये 1 महीना है, आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। सेकेंड मंथ स्टार्ट हुआ क्योंकि वो दूसरा 360 डिग्री का राउंड ले रहा है मून, और ये सेकेंड मंथ हो गया। दिस इज द थर्ड मंथ। इसको थोड़ा स्पीड को बढ़ाया गया है ताकि समझाएं आपको। एक्सिस भी चेंज होती जा रही है। सो इस बदलती हुई एक्सिस के साथ जो चंद्रमा की 360 डिग्री की मूवमेंट है, दैट इज आवर 1 मंथ। ऐसे हमने हमारी महीनों की कैलकुलेशन की है। ये कोई रैंडम कैलकुलेशन नहीं है, ये पूरी साइंटिफिक मूवमेंट है, जो प्रभाव है चंद्रमा का पृथ्वी पर, उसके आधार पर हमने हमारे एक महीने की कैलकुलेशन की है। और इसी प्रकार से हमारे आगे
12 महीनों का एक वर्ष बनता है। आप देख रहे हैं किस प्रकार, और आप सेंटर में महीनों के जो बदल रहे हैं उनके नाम भी आप पढ़ सकते हैं, जो हिंदू 12 महीने हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार से हमारे 12 महीनों का ये एक चंद्रमास वर्ष कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब हमने चंद्र पक्ष की और चंद्रमास की बात करी, अब हम बात करते हैं चंद्रमास वर्ष। चंद्रमास वर्ष की डेफिनेशन क्या है? अ लूनर ईयर, लूनर यानी जो चंद्र से संबंधित है। A chandramas is a lunar year. Chandramas Varsh is a lunar year. Is made up of 12 consecutive chandramas like Chaitra, Vaishak, etc. यानी एक पक्ष था कृष्ण पक्ष, फिर एक पक्ष आया शुक्ल पक्ष, और एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिलकर बना एक चंद्रमास। और जब ऐसे 12 लगातार चंद्रमास आ जाएंगे तब वह बनेगा एक लूनर ईयर, चंद्रमास वर्ष। अब जब चंद्रमास वर्ष है तो इसमें जो दिनों की पूरी संख्या है, यानी चंद्रमा को 12 बार अपने अर्थ और सन के परिप्रेक्ष्य में 360 डिग्री घूमने में जो समय लगता है वह 354 डेज लगते हैं। पर जो वास्तव में हमारा वर्ष है वो 365 डेज का है। तो 11 दिन का जो लूनर ईयर है वो हर वर्ष पीछे हो जाता है। इसीलिए जो चंद्रमास हर वर्ष इट कीप्स फॉलिंग बिहाइंड बाय 11 डेज एवरी ईयर। सो इस डिफरेंस को ऑफसेट करने के लिए एवरी 2.71 ईयर्स पर, यानी 3.25 सालों पर, एक अधिक मास या पुरुषोत्तम मास जोड़ा जाता है। आपने सुना होगा किसी वर्ष अधिक मास आता है उसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। तो वो इसीलिए किया जाता है, इसीलिए उसको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है, ताकि जो डिफरेंस है ये नलीफाई हो सके। क्योंकि हमने जो हमारा महीना है वो हमने जो पक्ष और महीना है वो हमने चंद्र के आधार पर बनाया, और जब चंद्र इस प्रकार के 12 महीने पूर्ण कर लेता है तो एक चंद्रमास वर्ष हमें मिल जाता है। लेकिन हमने कहा हम केवल चंद्रमा को ध्यान में रखकर हमारा पंचांग नहीं बना रहे, हमने सूर्य को, इवन नक्षत्रों को, बहुत सारे ब्रह्मांड के जो बाकी कॉस्मिक एक्टिविटीज़ हैं उनको ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। तो हमें इनमें एक बैलेंस भी ढूंढना था, और इसी बैलेंस को पूरा करने के लिए 3.25 वर्ष या 2.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष के बीच में एक अधिक मास को पंचांग में ऐड किया जाता है, ताकि जो चंद्रमास और सौर्य मास वर्ष है इन दोनों के इस डिफरेंस को पूरा किया जा सके, इन दोनों के इस भेद को मिटाया जा सके। अब हम बात करते हैं तिथि की। तिथि की भी गणना कैसे होती है इसको समझिए। तिथि इज द टाइम टेकन बाय द मून टू एडवांस 12 डिग्री विद द रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ सन एक्सिस। देखिए तिथि की भी गणना कितनी साइंटिफिक है। हमने बात करी थी कि अर्थ सन एक्सिस से जब मून 180 डिग्री घूमता है, ये एक पक्ष होता है 15 दिवस का पक्ष। तो अब इसे जब बांटेंगे तिथियों में, तो जब 12 डिग्री घूमेगा तो वो एक तिथि होगी प्रथमा, फिर 12 डिग्री द्वितीया, फिर 12 डिग्री तृतीया। इस तरीके से तिथियों की गणना की जाती है। तो इसे ऐसे समझिए कि जो तिथि है वो 1/15 है एक पक्ष का, या 1/30 है एक चंद्रमास का। इस प्रकार से हमने तिथि की गणना की। और जो तिथि है वो कॉन्सेप्ट है लूनर डे का, क्योंकि वो चंद्रमा की गति के आधार पर निर्धारित की गई है, इसलिए वह लूनर डे का एक हिस्सा है। और इसी प्रकार से हमारी तिथियां आगे निर्धारित की गई हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, जिसे आप देखकर समझ सकते हैं।